Let's continue. New topic, company audit, unit 1, lecture number 1. In unit 1, the syllabus content was what is the qualification of auditor, disqualification. It may be asked as a combined question as a explain qualification and disqualification of auditor. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. आप ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करोगे. पॉइंट नंबर 4 इज क्वेश्चन नंबर 4 टॉपिक नंबर 4 सीलिंग ऑफ नंबर, यानी एक ऑडिटर कितने ऑडिट कर सकता है. रेम्यूनरेशन, ऑडिटर का पगार कितना होगा, कैसे नक्की होगा. रिमूवल ऑफ ऑडिटर, अब ये भी कंबाइन पूछ सकते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट इज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑन ऑडिटर, ऑडिटर के राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, एंड लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर. ये 8 टॉपिक हमको यूनिट 1 में पढ़ना है. क्लियर. लेट स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग. एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर. सेक्शन ने सब आप बुक्स में नोट आउट करते जाना, एमसीक्यू में पूछने के चांसेस रहते हैं. सेक्शन 141 of the Company Act 2013 lay down provision regarding eligibility of appointment of an auditor. इसको अपने क्वालिफिकेशन भी बोल सकते हैं. यानी सेक्शन 141 कंपनी एक्ट का पूरा के पूरा ये स्पेसिफाई करता है कि अगर आपको कंपनी में ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्लियर, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए. दिस प्रोविजन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ कंपनी. एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो सेक्शन 141 है वो किस पे लागू पड़ता है, तो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो, लाइसेंस कंपनी हो, हर कंपनी के ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल, ये एक्ट 141 सेक्शन एप्लीकेबल होता है. क्लियर. बहुत इजी टॉपिक है, फर्स्ट टाइम में आपको याद हो जाएगा. देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर. तो द मेन पर्पस ऑफ सेक्शन 141 क्लोज 2 ऑफ द एक्ट इज टू एंश्योर दैट ओनली अ क्वालिफाइड पर्सन possessing प्रोफेशनल नॉलेज. प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब यहाँ पे होता है सीए एंड टेक्निकल स्किल इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर. यानी सेक्शन सीधा ओपनली बोल रहा है कि ओनली क्वालिफाइड पर्सन, जिसके पास क्वालिफिकेशन होगा, जिसके पास वो प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज का इल्म होगा, वही बंदा ऑडिटर बन सकता है. अब यहाँ पे अलग अलग टर्म्स दिए. इन केस ऑफ इंडिविजुअल. सर इंडिविजुअल का मतलब कि भाई तुम्हारे सर भी सीए कर रहे हैं, क्लियर, हमारे हफीज भाई सीए कर रहे हैं, हमारे तलहा भाई सीए कर रहे हैं, तो खुद का फॉर्म चालू करते हैं, तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल, मीन्स एक पर्सन. तो पर्सन हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 एंड होल्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. अगर मुझे ऑडिटर के तौर पे कोई कंपनी का ऑडिट करना है तो पहली कंडीशन क्या है कि तौसीफ सैयद चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के मुताबिक क्वालिफाइड सीए होना चाहिए. एंड पॉइंट नंबर 2, सीए के साथ साथ मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए कि भाई प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट. क्लियर. इन केस ऑफ फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंट. ऑफ फॉर्म का मतलब क्या होता है, तो सपोज मैंने भी सीए करा है, हाफिज तलहा ने भी सीए करा है, मोहम्मद हफीज ने भी सीए करा है और हमारे मिनाज भाई ने भी सीए करा है. तो हम चारों चार ने क्या सोचा कि हम चारों चार मिलके फॉर्म चलाए, सीए फॉर्म चलाए, इंडिविजुअल नहीं, फॉर्म के जैसे ABCD चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म के नाम पे हम चमके ना, एक तरह की पार्टनरशिप के तौर पे हम चारों मिलके काम करते ऑडिटिंग का, अकाउंट का, तो उनकी बात चली, उसको बोला जाता है फॉर्म. A partnership firm where all partners are practicing in India are chartered accountant and holding certificate of practice may be appointed as an auditor of a company. तो यहाँ पे क्या बता सीधा बात बताई है कि अगर मैं अकेला बंदा सीए हूँ, इंडिविजुअल के तौर पे खुद का कर रहा हूँ, तो इंडिविजुअल सीए होना चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए. अगर हम 4 लोग फॉर्म चला रहे
तो चारों चार सीए होना जरूरी है और चारों चार के पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है प्रैक्टिस का। इन सच केस द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर मे बी मेड इन द नेम ऑफ द फर्म। ये चीज याद रखनी है कि अगर तुम कोई ऑडिटर को अपॉइंट करते हो, तो अगर तुम फर्म को अपॉइंट करते हो तो तुमको फर्म के नाम से ऑडिटर बताना पड़ेगा। तौसीफ सैयद मिनास के नाम से नहीं चलेगा। ABCD चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के नाम से आपको ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। एंड एनी पार्टनर में एक्ट इन इट नेम ना। पार्टनरशिप जैसा ही रूल्स है कि भाई सपोज दाखला तरीके से रिलायंस लिमिटेड एंड रिलायंस इंडस्ट्री ने ABCD यानी हमारी फर्म को ऑडिटर के तौर पे सिलेक्ट किया, तो हम चारों चार में से कोई भी इंसान ऑडिट कर सकता है। क्लियर। नंबर 3 LLP। ये तुम बिजनेस लॉ में यूनिट 4 में पढ़ोगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये लेटेस्ट फॉर्म में 2013 के एक्ट में इसको इंट्रोड्यूस किया है। LLP मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म can be appointed as an auditor of a company but only ये एक जात की पार्टनरशिप फर्म है, बट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनर आर ऑथोराइज टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। जो सीए होगा LLP के अंदर, वही सीए अकाउंट को ऑडिट करेगा और साइन कर सकता है। क्लियर। ये तुम्हारा पहला टॉपिक हुआ क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। कि ऑडिटर को सिलेक्ट करना है तो पहले अपनों को जानना पड़ेगा क्या। तो सिंपल तीनों तीन में एक ही चीज समझ में आती है कि कंपनी का कायदा वही बोलता है कि तुम उसी इंसान को काम दे सकते हो जो सीए हो, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के मुताबिक, प्लस जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना जरूरी है, जिसको COP बोला जाता है। क्लियर। आगे बढ़े। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। कौन से लोग ऑडिटर नहीं बन सकते, तो ध्यान देना। द ऑब्जेक्ट ऑफ, लिखते जाना, थोड़ा ब्रो क्या कहते हैं ब्लर दिख रहा है। द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 141, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 141 इज टू एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, क्योंकि हमको मालूम है कि ऑडिटर किसी पे डिपेंड नहीं करता। अकॉर्डिंगली none of the following person shall be qualified for appointment as an auditor of a company। क्लियर। यानी नीचे जो बताए गए उसमें से कोई भी बंदा ऑडिटर के तौर पे कंपनी में, सीए के तौर पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे सिलेक्ट नहीं हो सकता। तो कौन से लोग हैं। तो पॉइंट नंबर 1, बॉडी कॉरपोरेट अदर देन LLP। लिख लेना, बॉडी कॉरपोरेट अदर देन LLP। नंबर 1 बॉडी कॉरपोरेट अदर देन LLP, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के फॉर्म के अलावा कोई भी बॉडी कॉरपोरेट का मतलब कोई भी लिमिटेड कंपनी, कोई भी कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकती। समझ में आया। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब लिमिटेड कंपनी, यानी LLP के अलावा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अलावा कोई भी लिमिटेड कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकती। पॉइंट नंबर 2, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अगर सपोज मेरी कंपनी में मिनहास भाई कोई ऑफिसर है या तो कोई एम्प्लॉय है, तो वो मेरी कंपनी का, याद रखना मैं कंपनी बोल रहा हूँ मीन्स मेरी कंपनी का, वो मिनास भाई ऑडिट नहीं कर सकते, भले वो सीए हो, भले वो प्रैक्टिस करते हो। मगर प्रोफेशनल के कुछ कंडक्ट्स होते हैं, वो अपने काम का नहीं है। मगर याद रखना, पहला कोई लिमिटेड कंपनी LLP के अलावा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अलावा ऑडिट नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर 2, एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ अ कंपनी ऑडिट नहीं कर सकते। नंबर 3, person who is a partner or who is in the employment of officer और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। सिंपल बात है जो पॉइंट नंबर 2 में है कि भाई तुम्हारी कंपनी का कोई ऑफिसर हो, कोई एम्प्लॉय हो, या तो कोई पार्टनर हो। वो इंसान जो पार्टनर है, भले वो सीए है, वो अगर कंपनी का पार्टनर है तो भी आपकी कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकता, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्लियर। पॉइंट नंबर 4, लिखते जाना, थोड़ा ब्लर है तो आपको तकलीफ होगी, मगर लिखते जाना जो बोल रहा हूँ। एनी पर्सन
हु हैज अ बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी, इट्स सब्सिडरी, चाहे कंपनी में उसका बिजनेस के साथ रिलेशन हो, वो सीए का या व्यक्ति का, या कंपनी की सब्सिडरी, सब्सिडरी तो मालूम है ना, होल्डिंग सब्सिडरी पड़ा था, सब्सिडरी कंपनी में, या तो उसके एसोसिएट में, अगर उसका कोई जात का रिलेशनशिप दिखता है तो वो बंदा कंपनी का ऑडिटर के तौर पे सिलेक्ट नहीं हो सकता। अगेन मैं चारों चार पॉइंट बताता हूँ। लिमिटेड कंपनी अदर देन एलएलपी, एलएलपी के अलावा कोई भी कंपनी ऑडिटर के तौर पे काम नहीं कर सकती, उसको बाहर से अपॉइंट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। नंबर 3, पार्टनर ऑफ द कंपनी। पॉइंट नंबर 4, वो पर्सन जिसका कंपनी या उसके एसोसिएट या उसके सब्सिडरी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कोई भी रिलेशनशिप हो बिजनेस के अंदर, चाहे वो सप्लायर हो, पर्सनल रिलेशनशिप हो, फैमिली रिलेशनशिप हो, कुछ भी बोल सकते हैं, मगर बिजनेस रिलेशनशिप बताया। पॉइंट नंबर 5, a person whose relative is non-executive or executive director or key manager personnel of the company। सपोज मेरा कोई फ्रेंड है, मैं कंपनी के टॉप लेवल पे काम कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव हूँ, टॉप लेवल का एम्प्लॉय हूँ, तो मेरा कोई रिलेटिव है, वो बंदा मेरी कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाएगा। अगेन रिपीट करता हूँ, पॉइंट नंबर 5, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज नॉन एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, वो डायरेक्टर जो मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होता है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब वो बंदा जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता, और की पर्सनल जो टॉप लेवल का एम्प्लॉय होगा, तो उसका कोई रिलेटिव होगा तो वो बंदा ऑडिटर के तौर पे क्वालिफाई नहीं करता। पॉइंट नंबर 5, 6, अ पर्सन और हिज रिलेटिव और अ पार्टनर, चाहे कोई इंसान हो, चाहे उसका रिलेटिव हो, चाहे पार्टनर हो, इज इन डेप्ट टू द कंपनी फॉर द अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख। सपोज मेरी कंपनी मीनाज भाई से या उनकी फैमिली से 5 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट मांगती है, या तो मुझे उनसे लेना है, तो मीनाज भाई मेरी कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। समझ में आया? अ पर्सन और इज रिलेटिव और पार्टनर, कोई भी हो, सीए का पार्टनर हो, रिलेटिव हो, या वो खुद हो, जिस पे पास से कंपनी 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट मांग रही है, तो वो बंदा सीए के तौर पे अपनी कंपनी में क्वालिफायर नहीं है। और कंटिन्यू है, जो खत्म नहीं हुआ, और हैज गिवन गारंटी विद इनडेप्थनेस ऑफ थर्ड पार्टी, या तो मीनाज भाई ने गारंटी दी है कोई थर्ड पर्सन के लिए, अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। कि सपोज हमारे परवेज भाई आए, मेरी कंपनी पास लोन लेने, मैंने उनको 1 लाख के तौर पे 1.25 लाख दिया, मगर गारंटर के तौर पे मीनाज भाई है, तो मीनाज भाई मेरी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। इंपॉर्टेंट है, ये छठा पॉइंट होगा। पॉइंट नंबर 7, अ पर्सन और इज रिलेटिव और पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी इन द कंपनी और इज सब्सिडरी। अगर मैंने तो कोई कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस से परचेज किए, तो कॉमन में नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मेरे ही शेयर्स है, तो मेरे शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए मैं अच्छा अच्छा ही बताऊंगा, तो वो बंदा क्वालिफाइड नहीं है। पॉइंट नंबर 8 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड, जाहिर हो गया है, बाय कोर्ट इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड अ पीरियड ऑफ 10 ईयर इज नॉट इलैप्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। अगर किसी को, कोई सीए को कोर्ट ने फ्रॉड के मामले में दोषी पाया है, और उसकी काम फ्रॉड साबित होने से 10 साल तक, वो कंपनी के कोई भी इंसान हो जो फ्रॉड करता है, तो बेसिकली कोई कंपनी रखेगी नहीं, मगर तो भी थोड़ा प्रोविजन रखा हुआ है कि कन्विंट होने के 10 साल तक वो कोई कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। नंबर 9, अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई बंदा सीए फुल टाइम जॉब करता है, तो कॉमन है, प्रोफेशनलिज्म के अपोज काम कर रहा है, तो वो बंदा कोई कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकेगा। समझ में आ रहा है? कौन? जो बंदा ऑडिट कर रहा है, नो फुल टाइम कोई जगह जॉब
कर रहा है तो वो बंदा ऑडिटर के तौर पे सिलेक्ट नहीं हो सकता। क्लियर? पॉइंट नंबर 10, एनी पर्सन एनी whose appointment will result in person being the auditor of more than 20 कंपनी। एक इंसान 20 कंपनी से ज़्यादा कंपनियों का ऑडिट भी नहीं कर सकता। ये तुम्हारा ICAI का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया 1914 एक्ट के मुताबिक कायदा है कि एक ऑडिटर मैक्सिमम 20 कंपनी को ऑडिट कर सकता है। तो अगर जिसकी 20 कंपनियां हो चुकी है तो वो बंदा भी ऑडिटर के तौर पे सिलेक्ट नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 11, एनी पर्सन क्लास एनी पर्सन whose subsidiary or associate or any firm is engaged in providing non-audit service as on the date of appointment। सीधी बात है ना कि कोई भी इंसान चाहे उसकी सब्सिडरी हो या उसके एसोसिएट हो जो नॉन ऑडिट सर्विस के अंदर इन्वॉल्व है तो वो लोग भी ऑडिटर के तौर पे काम नहीं कर सकते। समझ में आया? तो ये तुमने देखा कौन सा इंसान क्वालिफाइड है और डिसक्वालिफिकेशन के लिए 11 पॉइंट देखे। अब आता है ऑटोमेटिक वेकेशन ऑन बिकमिंग डिसक्वालिफाइड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 clause 3, if an auditor after his appointment become disqualified in procount of provision of this section, he shall be deemed to have vacated his office automatically and this will be treated as casual vacancy। एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने मिस्टर मीनास को एज ए ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट किया, मगर ऊपर के 11 पॉइंट में से कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट आ गया तो अगर वो इंसान ऑटोमेटिकली क्या हो गए, डिसक्वालीफाई हो गए, तो वो बंदे को ऑटोमेटिकली ऑफिस छोड़ देनी पड़ेगी। तो उसको बोला जाएगा कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी। अब MCQ के लिए मोस्ट IMP टॉपिक है। और रिलेटिव ऑफ ऑडिटर में होल्ड सिक्योरिटी ऑन अ कंपनी फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। जैसे ऑलरेडी अपने लिमिटेशन में ऊपर पड़ा हुआ है, चेक करो ये लिमिटेशन में पड़ा हुआ है कि अगर कोई बंदा कंपनी के सिक्योरिटी परचेज करता है, वो CA कॉमन इन्वेस्टमेंट वो भी चाहेगा, तो वो बंदा CA के तौर पे अपॉइंट नहीं हो सकता। मगर सेक्शन 141 क्लॉज 3 में सीधा दे दिया है कि हाँ ऑडिटर कोई कंपनी के अंदर शेयर परचेज कर सकता है मगर 1 लाख तक के कम, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो वो ऑटोमेटिकली डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑडिट क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन इज कंप्लीटली